हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और आज ये चैप्टर नंबर 13 का सेकंड लेक्चर, यानी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 और 13.2 एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि 13.2 एक्सरसाइज जो है इसमें हम आयतन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें से क्षेत्रफल के बारे में हम पहली एक्सरसाइज और पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के जरूर लेक्चर देख लीजिएगा। और आज के इस लेक्चर में बात करेंगे हम जिन आकृतियों का हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था क्षेत्रफल, आज उन्हीं आकृतियों का निकालेंगे आयतन और उससे रिलेटेड करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं 13.2। अब बच्चों 13.2 कह लो या 12.2 कह लो, बात एक ही है, क्योंकि अगर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर नंबर 13 है, और अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर नंबर 12 है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है जी, और कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं कि भैया क्या दे रखा है, एक अर्धगोला है। पहला क्वेश्चन, एक अर्धगोला है, ठीक है साहब, और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बना हुआ है। ठीक है जी, इस तरीके से अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बना हुआ है। कह रहा है कि त्रिज्या जो है वो 1 मीटर दे रखी है, r बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखी है, और साथ में इसकी शंकु की ऊंचाई भी आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अर्थात ये भी 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? अच्छा, कह रहा है कि शंकु का आयतन, या कह रहा है ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अर्थात एक बात तो क्लियर है, पाई के पदों में ज्ञात करना है तो पाई का मान नहीं रखेंगे। ठीक है साहब। अच्छा, हमें बताना है ठोस का आयतन। तो मुझे आप एक बात बताओ, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन इधर ठोस किन चीजों से मिलकर बना है? 2 चीजों से। क्या है? नीचे अर्धगोला, ऊपर क्या है? शंकु। तो जो ठोस का आयतन आएगा वो आएगा हमारे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस ऊपर क्या रखा हुआ है? शंकु, तो शंकु का आयतन। ठीक है जी। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है जाकर के पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा। तो 2/3 पाई आर की क्यूब प्लस शंकु का आयतन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब उसने क्या कहा है? पाई के पदों में ज्ञात करना है। क्या कॉमन आ रहा है इनमें से? देखो, पाई कॉमन, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और बटे का 3, यानी मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ पाई आर स्क्वायर बटे 3, पूरा का पूरा बाहर हो गया। अंदर क्या बचेगा? 2 बटे का 3 बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर में से 2 आर बाहर, 1 आर बचेगा, प्लस 1/3 बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, क्या बचेगा? एच बचेगा। ठीक है जी। उसने कहा है कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या जो है दोनों बराबर है, अर्थात एच भी 1 है और आर भी 1 है। पाई के पदों में निकालना है तो पाई को छोड़ेंगे, आर का मान 1, 1 का स्क्वायर बटे 3 इंटू 2 गुना 1 और प्लस 1, 2 और 1 हो गया 3, यहाँ से आ गया पाई बटा 3 इंटू 3, इसको पाई से 3 से 3 गया, आंसर आ गया पाई, और आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, आयतन में 3 हो जाता है क्योंकि 3D ये स्ट्रक्चर है। तो आपका पहली वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों, पाई के पदों में कि आयतन कितना है? पाई सेंटीमीटर की क्यूब है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करके एक मॉडल बनाया, और ये एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर शंकु लगे हुए हैं। अच्छा जी, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर शंकु लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलन के आकार का है जी, बेलन बना लो, जिसके दोनों सिरे पर शंकु लगे हुए हैं। लगा लो साहब शंकु, बेलन है और दोनों सिरे पर शंकु लगे हुए हैं। ये कुछ मॉडल है। आगे बात करें तो उसने कहा है कि मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। अच्छा साहब, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है? मॉडल का व्यास क्या होगा भाई? पूरे मॉडल की ये मोटाई, यानी कि ये अगर पूरा सेंटीमीटर है तो मैं कह सकता हूँ शंकु का व्यास भी 3 सेंटीमीटर होगा। शंकु का व्यास ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, यानी त्रिज्या होगी भाई 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये शंकु की त्रिज्या होगी और ये ऊंचाई, इसी तरीके से ये ऊंचाई और ये त्रिज्या, यानी मुझे एक चीज तो मिल गई, शंकु की जो त्रिज्या है बालकों वो 3/2 है। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने पे लिखा हुआ है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनना, लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ उसने क्लियरली मेंशन ये नहीं किया है कि ये मॉडल की लंबाई है या शंकु की लंबाई है। अगर हम इस लाइन को दोबारा से पढ़े तो उसका है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अर्थात यहाँ पे ये लंबाई, टोटल लंबाई की बात चल रही है कि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है। अच्छा ध्यान से सुनना भाई, 12 सेंटीमीटर में से बेलन की कितनी होगी?
पहले एक काम कर लेते हैं, आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल की जो है लंबाई हो गई। आगे बात करें तो कह रहा है प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। बस भैया हमारा गेम खत्म, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही होगी शंकु की ऊंचाई। लिख लेते हैं एक बार, शंकु की ऊंचाई h बराबर हो गई 2 सेंटीमीटर। देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वीडियो फास्ट हो गया या थोड़ा मेरे बोलने की स्पीड फास्ट हो गई, तो आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके स्पीड को अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन है दे रखा है, अब ध्यान से सुनना। शंकु की ऊंचाई कहाँ से है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर ये 2 सेंटीमीटर है भाई, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि बीच बीच में बेलन कितना होगा? 12। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी या बेलन की लंबाई कितनी रही होगी, तो वो आप कहेंगे कि टोटल थी 12, 12 में से 2 तो ये घटा दो और 2 ये घटा दो, अर्थात 12 माइनस 2 अर्थात 12 में से 4 गया, तो 8 सेंटीमीटर बेलन की लंबाई है। यहाँ तक हमारी आकृति क्लियर हो गई। आगे कह रहा है कि रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल के अंदर हवा भरी जा रही है और उस हवा का आपको आयतन ज्ञात करना है। अच्छा जी, क्लियर है साहब। मुझे एक बात बताओ, अगर इसके अंदर हवा भरी जा रही है तो ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है मॉडल। एक तो इसमें बीच में बेलन है और दोनों साइड पर इसमें क्या है? शंकु है। तो मुझे निकालना है मॉडल का आयतन। मॉडल का आयतन, अच्छा मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा भाई? देखो क्लियर है, मॉडल जो है 2 चीजों से मिलकर बना है, बीच में बेलन है और दोनों तरफ शंकु है। तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा भाई बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस 2 गुना शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु तो दोनों तरफ समान है, तो 2 गुना शंकु का आयतन। अच्छा साहब, कुल आयतन को हम v बना लेते हैं। बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई r स्क्वायर h प्लस 2 गुना शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अच्छा, ये अगर आपको आयतन के सूत्र नहीं आते हैं तो लास्ट लेक्चर, मैं फिर से बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, ये लेक्चर बच्चों उसी लेक्चर पर बेस्ड है। जब तक आपने इसका बेस नहीं पढ़ लिया 13वें चैप्टर का, तो ये लेक्चर आपको कुछ समझ नहीं आना है। और अगर आप बेस क्लियर है तो आपको इस लेक्चर में बड़ा ही मजा आएगा और एकदम से आप 2x की स्पीड पे ये लेक्चर देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कॉमन निकालो, पाई r स्क्वायर और h। अच्छा h देखो दोनों के लिए अलग अलग है, तो मैं मान लेता हूँ बेलन की हाइट को मैं कैपिटल H दर्शा देता हूँ, तो इसको हम कैपिटल H कर लेते हैं, ठीक है। पाई और r दोनों के लिए सेम रहेगा, तो पाई बाहर ले लेते हैं, r स्क्वायर पूरा बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा h प्लस 2 गुना, यहाँ से बटेगा तो 3 बचा ही बचा, पाई बाहर r स्क्वायर बाहर, ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ h। बताइए बचेगा इतना। अच्छा अब इनके मान रख दो, पाई का मान हो गया 22/7 गुना r का मान हो गया 3/2, स्क्वायर था तो एक बार और 3/2, कैपिटल H का मान 8 है प्लस 2 गुना स्मॉल h का मान था 2, तो 2/3। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, 2 से गया ये 11 बार, और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटा। ये आ गया 11 तिया 33, 33 गुना 3/7 दूनी 14। अच्छा साहब ब्रैकेट, इसकी मल्टीप्लाई या इसका काम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 प्लस 2 दूनी 4/3, 3 से गया ये वाला 3, और कुछ कटेगा क्या? इसको लिख लेते हैं 33 गुना ये बचेगा 14 और 4 28, और बटे में आ गया 14, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 2 दूनी 4, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? 33 गुना 2, 33 की 2 में गुणा करेंगे तो आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर की क्यूब। तो हमारा सेकंड वाली आकृति, यानी कि जो भी उस रचेल ने बनाई है, इस आकृति में कितने हवा चली जाएगी? तो हवा चली जाएगी भाई 66 सेंटीमीटर की क्यूब। तो आइए भैया अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है कि गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार हैं और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से सुनना, उसने कहा है कि भाई एक गुलाब जामुन है जो कि कुछ इस प्रकार का है कि बीच में तो बेलन है और उसके दोनों ही सिरों पर अर्धगोले हैं, ठीक है। तो हमने ये बना लिया, मान के चलिए ये जो है ये हमारा अर्धगोला है और ये इधर दूसरे सिरे पर दूसरा अर्धगोला। अच्छा जी, ये हमारा गुलाब जामुन बन गया है। अच्छा उसने क्या कहा है कि साहब इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबा गुलाब जामुन है। अब देखो गुलाब जामुन को सुन करके आप ये तो मत करने लग जाना कि हमें खिला दो है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। तो गुलाब जामुन है भाई 5 सेंटीमीटर लंबा। एक बार एक अच्छा सा रिजल्ट लेके आओ अपना, उसके बाद खाएंगे मिल करके बैठ करके, ठीक है भाई। तो 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ लिख लेते हैं भाई गुलाब जामुन की लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई। अब आधे तो ऐसे होंगे जो नापने लगे होंगे भाई हैं,
हम जब खाएंगे तो अगली बार नाप के देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर का ही है क्या, अगली बार नाप के देखेंगे साइडों से 2 अर्धगोले है और बीच में एक बेलन है क्या, अगर नहीं है तो देखेंगे कि गुरुजी सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा 2.5 सेंटीमीटर हो गई इसकी लंबाई। अच्छा देखो टोटल लंबाई तो बेटा 5 सेंटीमीटर है, लेकिन उसने क्या कहा है, उसने व्यास दे रखा है आपको शायद, है ना, कितना 2.8 सेंटीमीटर, ये उसने व्यास बोला है। ठीक है, व्यास 2.8। अच्छा बच्चों व्यास अगर इसका 2.8 है, त्रिज्या कितनी होगी, व्यास का आधा अर्थात 2.8/2 अर्थात 1.4 सेंटीमीटर। इतनी तो होगी। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जो कि इसका सेंटर होगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और इधर भी रेडियस होगी, ऐसे ये भी रेडियस होगी, यानी मैं ये कह सकता हूं आपसे कि बेलनाकार भाग की जो लंबाई है, बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई L बराबर वो टोटल 5 माइनस देखो 1.4 जो अर्धगोला है अपना दाया वाला ये घट जाएगा, 1.4 बायां वाला घट जाएगा, अर्थात यहाँ कह दें 1.4 इंटू 2 मतलब दो टाइम्स 1.4 में गुणा करके 5 में से घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक जो अर्धगोला है वो अपना 1.4 का है, दूसरा भी अपना 1.4 का है। अच्छा तो 1.4 इधर से कम हो जाएगा अगर हम बेलन की बात करेंगे और 1.4 इधर से, अर्थात मैं आपसे बात करूं तो 1 माइनस 2.8 माइनस हो जाएगा, और अगर 2.8 माइनस हो जाएगा तो आंसर इज 2.2। ठीक है 2.2, 8 2 10 और 2 2 4 1 5 L, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जो बीच में बेलनाकार भाग है, अर्थात ये सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी लंबी है बच्चों, 2.2 सेंटीमीटर की लंबा है ये बेलनाकार भाग गुलाब जामुन के अंदर का। अच्छा अब उसने कहा है कि एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, 45 में कितनी होगी वो ज्ञात करना। तो पहले हमें ज्ञात कर लेते हैं कि एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ निकाल लेते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन V बराबर बेलन का आयतन डायरेक्ट लगा दूं क्या, पाई आर स्क्वायर एच प्लस दोनों तरफ अर्धगोले हैं तो 2 इंटू एक अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। अच्छा ठीक है, V बराबर, ठीक है इसको लंबाई को L कह दो या H कह दो, बात तो एक ही है ना, पाई आर स्क्वायर H कह देते हैं इसको, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो पाई दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा H बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 4/3, पाई बाहर आर बाहर, एक आर बचेगा। ठीक है साहब, तो V बराबर पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट H आया था 2.2 प्लस 4/3 गुणा आर का मान आया था 1.4। ठीक है साहब। अच्छा इसे सॉल्व करना है, 7 से इसको काट लेते हैं, 7 दूनी 14.2। ठीक है, दशमलव हटा लेते हैं, यहाँ से भी हटा यहाँ से भी हटा तो नीचे आ गया 100। ठीक है, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 पंजे 10 50, फिर 2 से इसे काट लेते हैं 11 बार, 2 से इसे काट लेते हैं 25। ठीक है, ओवरऑल B बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से 11 आ गया गुणा ये खत्म, यहाँ से तो 14 बचा और बटे में क्या आ गया 25 ब्रैकेट के अंदर यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से कुछ इस प्रकार से आया होगा बल को, देखो दशमलव बटेगा तो यहाँ भी 0 बढ़ा लेते हैं, दशमलव बटेगा नीचे 10 कर लेते हैं। अच्छा इसको ऐसा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। या काम करते हैं ना, काटते ही नहीं है, देखो इजी कर लेते हैं कैलकुलेशन, हम काट ही नहीं रहे, इसको 4 और इसको 10 ही रहने देते हैं। यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 10, एलसीएम डायरेक्ट ले लेता हूँ मैं 30, यानी कि इसमें डायरेक्ट 3 की गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 प्लस यहाँ तो 30 है ऑलरेडी, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1 4 4 और 1 5 56। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 30 हो गया, 10 दिया 30 और ये 10, 30 और 10 का एलसीएम 30 आ गया। ठीक है, वेरी गुड। आगे बात करें, आगे बात करते हैं, तो भाई ये हो गया आपका 11 11 गुणा 14, 11 गुणा 14 बटे 25 और गुणा इसको जोड़ लेते हैं, 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 5 10 11 और 1 12, 122 बटा 36, ये तो बचा 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 5 11 और 1 12, वेरी वेरी गुड, 122 बटा 36। अच्छा देखो जो कट रहा है उसको काटो, 2 7 14 हो गया, 2 गुना 2 2 8 16 हो गया साहब, और कुछ कटा और कुछ कटेगा, ये कट जाएगा 122, 2 से काट लो, 2 6 12, 2 गुना 2 और ये कट जाएगा 2 9 18। ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाकी बाद में देख लेंगे, कट रहा है ठीक है, नहीं तो हमारे पास इतना आ गया 11 गुना 7 या 11 7 77 कर लेते हैं, 77 इंटू 61 अपॉन 9 इंटू 25, इतना रहने देते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना रहने देते हैं, अभी बताता हूँ मैं क्यों। एक गुलाब जामुन का आयतन मुझे इतना मिल गया, ठीक है 77 इंटू 61 और डिवाइडेड बाई
9 इंटू 25। अच्छा, अब उसने क्या कहा है, उसने एक बात बोली है बच्चों कि 30% चाशनी है एक गुलाब जामुन के आयतन में। तो बताइए 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। अच्छा, ये तो एक गुलाब जामुन का आयतन है ना। अगर मैं आपसे बात करूँ 45 गुलाब जामुन की, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना आ जाएगा। 45 का आयतन तो 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 गुणा 77 गुणा 61/9 गुणा 25, 5 पंजे 25 और या 5 नम 45, 9 से गया 9। ठीक है, अब कितना आ गया यहाँ से 77 इंटू 61/5। इतना ही रहने देते हैं, सेंटीमीटर इसकी क्यूब, इतना ही रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन का अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। अब उसने फर्स्ट लाइन देखो जरा ध्यान से, कह रहा है कि लगभग 30% चाशनी है, अर्थात एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, 30%। यानी हमें पता है सिंस एक गुलाब जामुन में चाशनी, एक गुलाब जामुन में चाशनी बराबर कितनी है, 30%। ठीक है, इसीलिए 45 में चाशनी कितनी हो जाएगी, 45 का 30%। डेफिनेटली तो 45 का 30% कितना हो जाएगा, 45 गुलाब जामुनों का आयतन है ना। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना आया है, ये आया है। तो यानी 77 इंटू 61/5, इसका 30% निकाल दो, 30/100% के लिए तो करते हैं। यानी इसको और अच्छे से लिख लो, 45 गुणा इतना 45 का आयतन। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन इंटू 30%। ठीक है, अब आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब बचा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 छिक्का 30। ठीक है, हाँ जी। अब इसको काट लीजिए आप, 2 से कटाइए 3 बार, 2 से कटाइए 50 बार। ठीक है साहब, अब कुछ कट रहा है तो काटो, बाकी उम्मीद नहीं है तो मल्टीप्लाई करनी है, बस मल्टीप्लाई करके रखो इसको जरा। 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 और 3 की 6 में करेंगे 18, इसकी गुणा करेंगे 77 में, बटे मार दिया 50। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा इतने 45 गुलाब जामुन में आयतन, यानी कह लीजिए 45 गुलाब जामुनों में चाशनी पता चल जाएगी कि हाँ जी साहब इतनी चाशनी होगी। तो बच्चों समथिंग इसका आंसर 337 के आसपास आएगा, 337 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लगभग में आंसर आया, मतलब इतनी जो है चाशनी होगी 45 गुलाब जामुन में, लगभग में आंसर आया। मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो इतना ही आएगा, समथिंग है ना। तो ये आपके क्वेश्चन जो है बच्चों को कंप्लीट हो जाते हैं। कितने, 3 क्वेश्चन हो गए साहब, 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए साहब। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कलमदान है, अर्थात एक क्या कर रहा है बच्चों, एक लकड़ी का स्टैंड बनाया गया है जो कि घनाभ के आकार का है। ठीक है, क्यूबॉइड के टाइप का है, और उसमें ना बीच बीच में होल कर दिए गए हैं ताकि उसमें पेन की जो नोक है वो इस तरीके से स्टैंड कर सके, जैसा कि आपने देखा होगा। अच्छा, तो कह रहा है कि इसमें कलम रखने के लिए 4 गड्ढे बनाए गए हैं जो कि शंकु के आकार के हैं। घनाभ की बीमाएं दे रखी हैं 15, 10, 3.5। ठीक है साहब, लिख लेते हैं। ये आया आपका क्वेश्चन नंबर 4। घनाभ की भीमाएं, घनाभ की बीमाएं कितनी है साहब, 15 गुणा 10 गुणा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, ये दे रखी है 15, 10, 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है आपको 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, यानी शंकुकार गड्ढे की त्रिज्या, कह लीजिए डायरेक्ट शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर दे रखी है साहब 0.5 सेंटीमीटर। साथ में साहब आपको शंकु की ऊंचाई दे रखी है साहब उसने, एच बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको डिजिट्स उसने दे रखी हैं, 1.4 गहराई है। तो कह रहा है कि लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, कितनी लकड़ी का आयतन इसमें ज्ञात, मतलब टोटल लकड़ी कितनी आएगी उसका ज्ञात नहीं करना। देखो मेरी बात सुनो, पहले वो घनाकार बॉक्स बना होगा तो लकड़ी का आयतन क्या होगा, इज इक्वल टू घनाभ के आयतन के बराबर हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसमें गड्ढे बनाए जा रहे हैं, वो भी 4। तो जितना घनाभ का आयतन होगा उसमें से 4 गड्ढों का आयतन माइनस कर। घनाभकार जो लकड़ी का बॉक्स है उसमें 4 गड्ढे बनाए गए, तो घनाभकार बॉक्स का आयतन -4 इंटू गड्ढे का आयतन। तो बस यही करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं बस नेक्स्ट कि कलमदान का आयतन बराबर हो गया भाई, घनाभ का आयतन डायरेक्ट लिख लेता हूँ L इंटू बी इंटू एच, और -4 गुणा एक गड्ढा यानी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, LBH डायरेक्ट उसने दे रखा है 15 इंटू 10 इंटू 3.5
-4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो चल जाएगा 4/3 इंटू पाई का मान रखो 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू एच है 1.4। ठीक है साहब। अच्छा इसका पॉइंट हटा लेते हैं, 3.5 का हटेगा तो 10 आ गया, इसका 1.2030 अर्थात एक के बाद 3 0 नीचे लगा दो, खत्म। 10 से छटका 10 बराबर आ गया 15 की 35 में गुणा, 15 इंटू 35 माइनस ये आ गया भाई आपकी 4 इंटू 22 अपॉन 3 इंटू 7 और इंटू यहाँ से आ गया 5 इंटू 5 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 1000। ये था, इतनी कैलकुलेशन आपकी आ गई। ठीक है साहब, ठीक है जी। अच्छा जी 5 पंजे 25 और इसको काट लेते हैं, 25 चौका 100, 40 पे, 4 से इसे कटा लेते हैं 10 पे, 4 नहीं 40, 2 से इसे काट लेते हैं, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 पे। ठीक है, और कुछ घटेगा क्या? ये इससे ज़्यादा नहीं घटेगा साहब, है ना। ऊपर के तो सारे खत्म हो गए, 22 बचा। जी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 की 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, 15 45, 45 में 7 जोड़ोगे आप तो 5 6 7 यानी कि 52, 525 माइनस करो, यहाँ से क्या बचा 22 और ऊपर से क्या बचा इंटू 7 बटे, अरे 7 से 7 कट जाएगा ना, तो बिल्कुल 7 क्यों बचेगा फिर, यहाँ 7 से 7 खत्म करो तो 22/5 दिया 15, 22/15 बचेगा साहब। 15 की इसमें और गुणा कर लो तो 525 गुणा में 15 और माइनस 22 और बटे में 15, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल लगे 3, 15 पंजे 75 और 3 78 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 15, माइनस करो जरा, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 78 अपॉन 15। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं भाई, 15 दिया 45, 15 पंजे 75, पॉइंट में काट लेते हैं हम 3 35, 15 दूनी 30, बचेगा कितना भाई, बचेगा कितना 5 53, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौका 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 15 दिया 45 भी जाएगा, 15 चौका 60 तो हो नहीं सकता, 45 कितना बचेगा साहब, 45 और 10 होते हैं 55, 10 में से 2 8 बचेगा साहब 80, 15 30 15 45 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 तो समथिंग आ गया साहब 15 पंजे 75, 5 50 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दिया 45 समथिंग इतना आ जाएगा साहब, 523.54 सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये आ जाएगा साहब उसका आयतन। किसका आयतन? ये आ गया भाई साहब आपके पूरे के पूरे कलमदान का आयतन, लगभग में इतना आ जाएगा 523.54। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई दे रखी है वालों को आपको 8 सेंटीमीटर, कह रहा है कि ऊपर से ये खुला है और इसमें 5 सेंटीमीटर इसकी ऊपर से त्रिज्या है। कह रहा है कि इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें शीशे की कुछ गोले डाल रहे हैं जिनमें से प्रत्येक गोले की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बर्तन में जो पानी है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है गोली डालने पर। तो बताइए कि डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है। तो देखो भाई, हमने एक बर्तन बना लिया जो कि उल्टे शंकु के आकार का है। मान लेते हैं इसमें शीशे की जो गोली डाली गई है वो x डाली गई है। इस शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है वो आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है वो आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। जो गोली है, अब गोली तो गोल होगी अर्थात एक स्फेयर होगी, तो उस गोली की जो हमें त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 0.5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात है जो उसने क्वेश्चन ने कही है जो कि अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कही है? उसने कहा है कि जितनी आप गोली डाल रहे हैं, तो मान लिया हमने x गोली डाली है इनटू एक गोली का आयतन अर्थात ठोस का आयतन, यानी कि गोले का आयतन तो 4/3 पाई r की क्यूब बराबर कितना पानी निकल रहा है, 1/4 पानी निकल रहा है जितना भरा हुआ है। तो आप इसे ऐसे समझिए कि मान के चलिए ये जो हमारा शंकु था, इस शंकु में ना पूरे के पूरे में पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब आपने जितनी गोली डाली उस गोली ने इसका 1/4 पानी बाहर निकाल दिया, अर्थात जो भी गोलियां हैं, जितनी भी गोलियां हैं, पता नहीं कितनी है, उन सब गोलियों का जो टोटल वॉल्यूम आएगा
वो बराबर आना चाहिए जितना वो पानी निकला है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए ना कि आपने जितनी गोली डाली होंगी वो इक्वल होगा 1/4 ऑफ शंकु का आयतन के। ठीक है, तो मैंने मान लिया x मैंने गोली डाली, एक गोली का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये बराबर होगा 1/4 इंटू शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके बराबर होगा। ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बताइए कि आपने कितनी गोली डाली, कि जो आप कितनी गोले डालेंगे कि जो टोटल आयतन है उसका 1/4 आयतन आपने बाहर निकाल दिया पानी का। तो हमें बता लिया भैया x गोली हमने डाल दी। ठीक है साहब, 3 से गया साहब 3, ठीक है, पाई से गया साहब पाई। अब दोनों के लिए r का मान डिफरेंट है, तो हमने मान लिया गोली की त्रिज्या स्मॉल r है और शंकु की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, अब आ जाओ, क्योंकि यहाँ से r से r कैंसिल कर जाते हैं, वरना अगर आपको लगता तो सेम है तो ये बचा x इंटू 4 इंटू 3 खत्म पाई खत्म r की क्यूब। स्मॉल r कितना है 0.5 की क्यूब बराबर यहाँ से बचेगा 1/4 इंटू 1/3 गायब पाई गायब r स्क्वायर। r है कैपिटल यानी शंकु की त्रिज्या, वो है 5 इंटू 5, शंकु की ऊंचाई कितनी है 8। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करना है, तो x बराबर ये सारे इधर गुणा में, उधर पहुंचेंगे तो भाग में। भाग में का मतलब है 1/4, ये 1/4 यहाँ पे, ये सारे भाग का मतलब है ये सारे इधर आ जाएंगे बटे में, तो बटे में आएगा ये वाला 4 और 0.5 3 बार है, तो 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, ऊपर से क्या आ गया 5 गुणा 5 गुणा 8, 5 5 8। ठीक है, अब देखो 1.2.3.3 का मतलब है यहाँ 1000 आ गया, ऊपर आ गया होगा 1000, 5 5 5 5 खत्म, 5 से खत्म कर लो, 5 दूनी 10 200। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, 5 खत्म 5 खत्म 5 खत्म, ये वाला 4 बचा, 4 से काट लो, 4 पंजे 20 50 और 50 की 2 में गुणा कर लो, डायरेक्ट x का मान आ गया कितना 100। अर्थात मैं कह दूंगा आते हैं गोलियों की संख्या या डाली गई गोलियों की संख्या कितनी है, आते हैं गोलियों की संख्या बराबर कितनी आ गई 100। यानी कि हम इस बर्तन में 100 कांच की गोली अगर डाल देंगे तो जितना इसके अंदर पानी भरा हुआ था, यानी कि जितना इसका टोटल वॉल्यूम था उसका 1/4 पानी वो बाहर निकाल देगी। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बच्चों एक 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिसके ऊपर एक 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक और बेलन अध्यारोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बनाया गया है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6, तो पहले क्वेश्चन की आकृति बना लेते हैं भाई। क्वेश्चन की आकृति कह रही है कि एक बड़ा बेलन है साहब, ठीक है, ये लीजिए भाई बड़ा बेलन, ठीक है, ये हो गया हमारा बड़ा बेलन, ठीक है जी, लो ये हो गया हमारा बड़ा वाला बेलन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बड़ा बेलन है इसके उसने जो आपको डायमेंशंस दिए हैं वो क्या क्या दिए हैं, ऊंचाई है इसकी 220 और इसका आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं भाई इसका व्यास 24 है। ठीक है, ये काम कर लेते हैं, लिख लेते हैं बड़े बेलन का व्यास, या डायरेक्ट लिख लो बड़े बेलन की त्रिज्या। बड़े बेलन की त्रिज्या जो होगी उसको कैपिटल आर कह लेते हैं, कैपिटल आर बराबर होगी 24/2 व्यास का आधा अर्थात 12 सेंटीमीटर। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो बड़ा वाला बेलन है इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है साहब, और साथ में इसकी ऊंचाई दी हुई है आपको 220 मीटर, तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं बड़े बेलन की ऊंचाई। बड़े बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर दे रखी है 220 मीटर दे रखी है शायद, है ना, ये भी मीटर में और शायद ये भी मीटर में ही है। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है 220 मीटर। ठीक है साहब, इतना दे रखा है। अच्छा साहब, सेंटीमीटर में दे रखा है। अच्छा जी, तो आगे कह रहा है कि इसके ऊपर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ठीक है साहब, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, इसको ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आएगा आपका 12 सेंटीमीटर और ये आएगा 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर एक और बेलन है भाई, ठीक है, इसके ऊपर एक और बेलन है जो कि छोटा है, इसके ऊपर एक और बेलन बना दिया बेलन, ये आ गया भाई इसके ऊपर एक और बेलन। ठीक है, ये इस तरीके से कोई स्तंभ बना हुआ है कि एक बेलन है और उसके ऊपर एक और दूसरा बेलन है। तो कह रहा है कि जो छोटा वाला बेलन है इसके लिए त्रिज्या दे रखी है आपको 8। तो यहाँ लिख लेते हैं भाई छोटे बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर दे रखी है 8 सेंटीमीटर और छोटे बेलन की ऊंचाई दे रखी है, इसको स्मॉल एच मान लेते हैं, स्मॉल एच बराबर दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 60 सेंटीमीटर। तो ये आपको जो दे रखा है वो हमने लिख लिया। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइनली कह रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।
यानी कि टोटल वॉल्यूम ज्ञात करना है, ठीक है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। अच्छा, जबकि दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर की क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें इसका टोटल द्रव्यमान ज्ञात करना है और 1 सेंटीमीटर की क्यूब द्रव्यमान का जो मतलब 1 सेंटीमीटर की क्यूब लोहा जो अगर इसमें लगाएंगे तो उसका द्रव्यमान 8 ग्राम है। यानी हम इसमें सबसे पहले इस आकृति का आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है जी। अब इस आकृति का हमें आयतन ज्ञात करना है, तो इस आकृति का आयतन क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, इसमें 2 बेलन दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा और दूसरा छोटा। अगर मुझे कुल आयतन निकालना है तो मैं क्या कह दूंगा, दोनों का आयतनों का योग कह दूंगा, ठीक है साहब, दोनों के आयतनों का योग कह दूंगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं भाई, स्तंभ है ये, स्तंभ का आयतन या स्तंभ का कुल आयतन, स्तंभ का कुल आयतन क्या होगा, बड़े वाले बेलन का आयतन यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर है प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, ठीक है। देखो दोनों में से पाई तो कॉमन आ ही जाएगा, बाकी तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। इस कैपिटल आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर कितना था 12, यानी कि 12 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच कितना था 220 प्लस पाई बाहर आ चुका है स्मॉल आर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर इंटू एच कितना था 60, ठीक है जी। पाई एच इट इज, इसका सॉल्व कर लेते हैं, 144 गुना 220 प्लस 8 8 64 गुना 60, ये आ गया टोटल आयतन सेंटीमीटर की क्यूब में, ठीक है जी। ये आ गया टोटल स्तंभ का आयतन। अब उसने एक लाइन कही है क्या, सिंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, उसने एक लाइन बोली है लास्ट में, 1 सेंटीमीटर की क्यूब लोहे का द्रव्यमान जो है वो 8 ग्राम है, ठीक है साहब। 1 सेंटीमीटर की क्यूब, 1 सेंटीमीटर की क्यूब लोहे का द्रव्यमान, हमें तो द्रव्यमान ज्ञात करना था ना, द्रव्यमान बराबर कितना है 8 ग्राम। तो हमारे पास तो ये आया बवाल है ना, तो इसका यानी कि पाई ब्रैकेट में जो भी ये है इसकी मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, 22 0 और गुणा 64 गुणा 60, लोहे का द्रव्यमान आ जाएगा, इसमें 8 की गुणा कर लो, तो 8 गुणा, अब डायरेक्ट मान रखते हैं 22/7 ब्रैकेट 144 में गुणा करनी है साहब 22 की, कर ही लेते हैं भाई, क्यों देर करनी है। 144 गुणा 22 करो भाई, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 2, 8 8 2 8 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 2 से 11 हासिल लगा 1, 3 1 8 3 1 6 8 0 प्लस 6 की मल्टीप्लाई 6 4 24, 24 का 4 6 चौका 24, 24 का 4 हासिल लगेंगे 2, 6 36 36 जोड़ो 38, 3 8 4 0, अच्छा गुणा करो 176/7 ब्रैकेट, इसको जोड़ लो जरा, 0 में 0 जोड़ोगे 0, 8 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 6 14, 14 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 3 1 4 और 1 5, ठीक है साहब, 3 तो जुड़ गया है, 1 2 3 4, यहाँ 3 बचेगा, 3 का 3, ठीक है सही। अच्छा इसकी गुणा करनी है तो इसकी गुणा कर लो, 35 520, अच्छा साहब काट के देख लेते हैं भाई, ये 35 520 कट रहा है क्या 7 से, 7 से कटेगा क्या, 5 7 35, मेरे को तो लग रहा भाई मुश्किल है, काट के देख लेते हैं, 7 पंजे 35 और 7 7 49, ठीक है जी, बचा कितना 3 30, 7 दूनी 14 7 21, 7 चौका 28, जी नहीं बिल्कुल भी नहीं कट रहा साहब, ये बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। तो आप एक काम करेंगे, आप एक काम करेंगे, इस 35 520 की आप गुणा कर लेते हैं, 35 520 की 176 में गुणा कर लेते हैं और उसे 7 से भाग कर लेते हैं, तो फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा 89264.2 ग्राम समथिंग, इतना आएगा आपका आंसर। इसे आप डिवाइड कर लेना 1000 से, 1000 से डिवाइड कर लेना, दशमलव इधर खिसका लो, 892.3 समथिंग केजी में आपका आंसर आ जाएगा या, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 से कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक ठोस है जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है, अर्थात एक ठोस है जिसके अंदर एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है वो उसके अंदर है, और जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, अर्थात एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु है, ठीक है, वो एक ठोस के अंदर सम्मिलित है। इतना अभी तक क्वेश्चन ने कहा है, कह रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे हुए एक बेलन में इस प्रकार से डाला जाता है कि बेलन की तली को ये स्पर्श ना करे, ध्यान से सुनना, बेलन की तली को ये स्पर्श ना करे। यदि बेलन की त्रिज्या दे रखी है आपको 60, ऊंचाई दे रखी है 180, तो कह रहा है कि बेलन में बचा हुआ पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है साहब।
मैंने कहने का तात्पर्य ये है, लैंग्वेज घुमा फिरा के दे रखी है, बस कहना ये चाह रहा है कि एक बड़ा सा बेलन है, ठीक है, और उस बेलन में ना आप एक आकृति डाल रहे हैं जिसके नीचे एक अर्धगोला है और उसके ऊपर एक शंकु है, ठीक है, नीचे ऐसे अर्धगोला है और ऊपर से शंकु है। वो जो बेलन है उसमें पानी भरा हुआ है ऑलरेडी। जब आप उस बेलन में वो आकृति रखेंगे तो डेफिनेटली जितना उस आकृति का आयतन होगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो उसने कहा है कि बेलन के जो बचा, अंदर जो पानी बचा, उसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम टोटल बेलन के आयतन में से ये जो आकृति हमारी है यानी कि अर्धगोला और उसके ऊपर शंकु, इसका आयतन निकाल करके अगर माइनस कर दें तो हमें जो आयतन बचेगा वो किसका मिलेगा, पानी का आयतन मिलेगा। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी आकृति है यह कैसी है कि एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर में एक शंकु रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं पहले आपसे कह दूं तो आकृति अर्थात शंकु प्लस अर्धगोला, ठीक है, शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। अगर मैं इस आकृति के आयतन की बात करूं कि एक्चुअली में इस आकृति का आयतन कितना है, तो अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है भाई, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की होगा। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 1/3 या कह लो पाई/3 कॉमन आ जाएगा। अच्छा, दोनों के लिए त्रिज्या तीनों की समान है, बेलन की, शंकु की और अर्धगोले की। तो आर से में कोई मतलब नहीं है, तो आर पूरा बाहर ले लेते हैं। तो आर स्क्वायर बाहर, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से h बचेगा प्लस यहाँ से 2 बचेगा, 3 बाहर पाई बाहर आर स्क्वायर बाहर, तो 1 आर बचेगा, ठीक है, ये बचेगा, ठीक है साहब। इसको मान लेते हैं V1, आकृति का आयतन मान लेते हैं V1, ठीक है। अच्छा, फिर मान लेते हैं बेलनाकार जो हमारा ये पात्र है इसका आयतन निकाल लेते हैं। बेलनाकार पात्र का आयतन V2, ये क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, बेलन के लिए आयतन, बेलन की ऊंचाई में ऑलरेडी दे रखी है 180 अंश, ठीक है, तो ये आ गया V2। अच्छा, हमें क्या निकालना है, शेष बचे पानी का आयतन, ठीक है, ये तो निकालना है ना हमें, शेष बचे पानी का आयतन, तो बराबर आ जाएगा V2 माइनस V1, अर्थात बेलन के आयतन में से, जैसे कि मैंने बताया बेलन में पानी भरा हुआ है, तो जो टोटल बेलन का आयतन होगा उसमें से इस आकृति को जैसे ही आप डालोगे उतना पानी बाहर निकल जाएगा, अर्थात बेलन के आयतन में से आप आकृति का आयतन माइनस कर देंगे तो पानी का आयतन जो बचा हुआ है वो मिल जाएगा। तो V2 माइनस V1, V2 का मान क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस V1 का मान क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 3 और h प्लस 2r। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में से पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा h माइनस यहाँ से पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचेगा h प्लस 2r अपॉन 3, ये तो बचेगा। का मान रखो 22/7 इंटू आर का मान 60, इस वाले आर का मान 60, इसको कैपिटल एच बना लो यार, कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी ना, कैपिटल एच बना लेते हैं इसको, कैपिटल एच, शंकु का ना कैपिटल एच बना लेते हैं, हमने शंकु का कैपिटल एच लिखा भी है। अच्छा, ठीक है, स्मॉल एच का मान कितना है, यानी कि बेलन के लिए हाइट 180 माइनस कैपिटल एच कितना है 120 प्लस 2 इंटू आर, आर कितना है 60 और 60 की 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, ये भी आ गया 120/3, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आ गया आपका 22/7 गुणा 6 की 6 में गुणा कर लेते हैं, ये आ गया 3600 और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया आपका 180 माइनस 120 हो गया 240, 240 को 3 से करेंगे भाग, 3 7 21, 3 8 24, ये आ गया 80। थोड़ा सा जरा और ध्यान देना यहाँ पे, क्या आ गया होगा 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 में से 80 क्या होगा तो बचेगा 100, ठीक है, बचेगा 100, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करना है, आपने गुणा करनी है 22 की किसमें 36 के बाद 4 0 और भाग करनी है 7 से, और इसको सॉल्व करा करके जो फाइनली मुझे आंसर मिलेगा उसे मैं कह दूंगा कि ये जो है हमारे शेष बचे पानी का आयतन इसमें रह गया। अब देखते हैं अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक गोलाकार कांच है, उसके बर्तन की जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार की है कि बेलन की गर्दन की जैसी है, अर्थात एक कांच का बर्तन है जिसकी जो गर्दन है वो बेलन के जैसी है, जिसकी लंबाई दे रखी है आपको 8 और व्यास दे रखा है 2, ठीक है, और जबकि गोलाकार भाग का व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। यदि कह रहा है कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा
माप कर बच्चे को यह ज्ञात करना है कि बर्तन का आयतन इतना है। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, और यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है साहब, यानी पाई का मान 3.14 लेना है, और कह रहा है कि एक जो है नीचे से तो एक गोला है और ऊपर एक बेलन है। आकृति बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आखिरी सवाल। एक आकृति बना लेते हैं जिसमें नीचे तो गोला है, ठीक है साहब, ये तो हो गया आपका गोला, और यही से ऊपर ना एक आपका जा रहा है बेलन। ठीक है साहब, इस प्रकार की ये कुछ आकृति है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति उसने आपको दे रखी है। ठीक है ना जी। तो यहाँ लिख लेते हैं भाई बेलन के लिए, तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या दे रखी है आपको, बेलनाकार भाग की त्रिज्या अर्थात स्मॉल आर, और साथ ही में आपको दे रखी है इसकी ऊंचाई भी, की ऊंचाई यानी स्मॉल एच भी दे रखी है। ठीक है, कितने दे रखी है जरा देखते हैं। तो बेलन के लिए उसने कहा है लंबाई यानी 8 सेंटीमीटर, और व्यास दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर का। तो त्रिज्या डेफिनेटली आएगी व्यास का आधा अर्थात 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर का। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, नीचे दे रखा है गोलाकार भाग, तो गोलाकार भाग का आपको वो दे रखा होगा त्रिज्या, गोलाकार भाग की त्रिज्या। तो गोलाकार भाग की त्रिज्या निकाल लेते हैं भाई, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कितनी दे रखी है भाई आपको, देखिए जरा एक बार। कह रहा है कि गोलाकार भाग का व्यास है 8.5 सेंटीमीटर, तो अगर 8.5 इसका व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है सर, हमें कैलकुलेट करना है इसका आयतन। तो आकृति का आयतन, आकृति का आयतन बराबर क्या होगा भाई, गोले का आयतन और प्लस ऊपर रखे बेलन का आयतन। तो गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन और प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है साहब, V मान लेते हैं टोटल आयतन। गोले का आयतन क्या होता है भाई, 4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब, गोले का हमने कैपिटल आर माना है, और प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बताइए क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं बस। आइए, V बराबर पाई बाहर और कुछ तो कॉमन आएगा नहीं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं 4/3 इंटू पाई, तो बाहर आ गया आर की क्यूब। कैपिटल आर कितना दे रखा है 8.5, 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस पाई बाहर आ चुका है आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इंटू एच कितनी दे रखी है 8। ठीक है साहब, पाई का मान 3.14 लिखना है, तो 3.14। ठीक है जी, 2 दूनी 4 खत्म, 3 जिसको काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 7 8 25, 3 7 21, 3 8 24, जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं तो फिर बेकार है, काटो ही मत। 3 और इसे ऐसे रहने दो 8.5। ठीक है जी, अच्छा साहब एक काम कर लेते हैं यार, पॉइंट्स हटा लेते हैं, 1 हटा 2 हटा 3 हटा, यानी यहाँ से आया 85 गुणा में 85, एक और गुणा में 85, और बटे में आ गया 1 के बाद में 3 जीरो, 1000, और गुणा में आ गया यहाँ से 3 दूनी 6। ठीक है, और प्लस में आ गया 8। ठीक है, ठीक है हाँ, V बराबर यहाँ से आया 3.14, और इसकी सॉल्व करने हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, काम कर लेते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 85 की, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 85 इंटू 85 इंटू 85 की, अब बची है कैलकुलेशन, और बटे में करेंगे 6000, और माइनस प्लस में हो गया 8। ठीक है साहब, अब इसको कैलकुलेशन करनी है और सॉल्व करके देखना है कि आंसर कितना आ रहा है, 3 4 5 345 आता है या नहीं, और अगर नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये गलत है, और अगर आ रहा है तो हम कह देंगे ये सही है। का समथिंग 346.5, इसका जब आप सॉल्व कर लेंगे पूरा तो आंसर आएगा 346.5 सेंटीमीटर की क्यूब, जो कि कहीं से भी इक्वल नहीं है 345 के, जो कि बच्चे का आ रहा है, बच्चे का 345 सेंटीमीटर की क्यूब आ रहा है, जो कि कहीं से भी इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे अतः जो बच्चे का मापन है वो गलत है, अतः मापन गलत है। ठीक है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है बाल को, आप कर लेना है ना आराम से, अगर आपके पास टाइम है तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 13.2 कह लो या 12.2 कह लो, ये आपकी कंप्लीट हो गई है 8 क्वेश्चन के साथ ही। तो
तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 13 जो कि आपका है माध्यक वाला, माध्यक बहुलक वाला। तो वो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से भी एक ना एक बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है। ये चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 10 नंबर का इस चैप्टर में से आपको आता ही आता है। ये जो एक्सरसाइज आज हमने करी है आयतन वाली, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आप मान के चलिए आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर एक बार रिवाइंड करके इस लेक्चर को दोबारा से देख लीजिए। और होप करता हूँ, आप उम्मीद करता हूँ आपका जो लेक्चर है इससे आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक धमाकेदार लेक्चर के साथ, एक धमाकेदार चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।